आज का टॉपिक अपना है साइबर अपराध या कंप्यूटर उन्मुखी अपराध। मतलब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। ठीक है, इस तरह के टॉपिक एकदम इजी है कि आपको उसने पूरा आपके ऊपर छोड़ा है कि साइबर अपराध या कंप्यूटर उन्मुखी अपराध। इसमें आप आपके अनुसार स्ट्रक्चर करें। बाकी जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स में आपको एक निश्चित स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उस ऐसे को मैनेज करना है या उस ऐसे को उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको बोला गया है कि आप सिंपल साइबर अपराध पर लिखिए। साइबर अपराध पर आपको पूरा लिखना है। ठीक है, अब ये टॉपिक ऐसा है जो साइंस एंड टेक का है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि किसी को, जैसे साइंस एंड टेक में सामान्यतः देखा गया है कि लोगों को समस्याएं रहती हैं कि सर कम समझ में आता है, और मेनली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको तो हो सकता है कि इसमें दिक्कत आए। लेकिन जो सबसे इजी टॉपिक हो सकता था साइंस एंड टेक में, वो टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। दूसरी बात है कि इसमें लिखने में थोड़ी सब्जेक्टिविटी का कम मैटर होता है। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनसे जो अपने विचार बना नहीं पाते या विचार बनाने में उनको दिक्कत आती है, तो साइंस में एकदम एग्जैक्ट चीजें होती हैं और वो एग्जैक्ट चीजें आपको लिखनी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अपने मेंस में पेपर थर्ड तो वो बहुत ऊपर भी ले जा सकता है और बहुत नीचे भी ला सकता है। जैसे पिछले दो मेंस में वो सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है पेपर थर्ड, और हो सकता है कि इस बार 22 में इजी आ जाए और वो जो जिनकी थोड़ी बहुत ठीक कमांड है उस पर वो बहुत नंबर बूस्ट कर जाए उसमें। तो ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो आपको साइंस एंड टेक वाला ऐसे निबंध थोड़ा सा केयरफुली डील करना चाहिए। मतलब ओवरऑल हमारा मैसेज ये है। ठीक है, अब देखते हैं साइबर अपराध। तो वही अपनी चार पांच चीजें। पहला इंट्रो, ये माइक बंद कर लो। इंट्रो, फिर मेन बॉडी या मुख्य जो आर्गुमेंट है अपने वो, फिर वही तीसरा है ना, फिर तीसरा कंक्लूजन। अगर सही से देखा जाए तो तीन ही चीजें हैं। मेन बॉडी में मैंने आपको बोल ही दिया है कि आपको मेन बॉडी में क्या करना है। मेन बॉडी में हमको अपने अलग अलग पार्ट में, जैसे जो अलग अलग पार्ट हैं, मतलब हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, सोशल, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, एथिकल, ठीक है, ये सब आस्पेक्ट में, ज्योग्राफिकल, इन सब आस्पेक्ट में आपको फ्रेमिंग करनी है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है और फ्रेमिंग करनी है ताकि आप अच्छे पॉइंट याद कर पाओ, अच्छे पॉइंट आप बना पाओ। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसमें आते हैं कि भाई किस तरह से इसको लिखेंगे या तोड़ेंगे। तो देखो, बहुत सिंपल सा है। साइबर अपराध, अगर हम इसको फ्रेमिंग करें तो साइबर अपराध पहले तो क्या है ना, पहले तो क्या है, फिर जैसे साइबर अपराध क्यों उत्पन्न हो रहे हैं या इसके कारण, ठीक है, फिर निदान, फिर सुझाव। अगर हम मोटा मोटा देखें तो साइबर अपराध क्या है, क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, निदान क्या है और सुझाव क्या है रिजॉल्व करने के। क्या और क्यों के बीच में स्थिति या सिचुएशन को भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो क्या क्या है साइबर अपराध, फिर क्या स्थिति है या क्या कारण है ना, नहीं क्या सिचुएशन है, अभी बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, या पिछले दशकों में कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन, भाई कैसे ये भयावह स्थिति बनती जा रही है या कंट्रोल में है, या पूरे कंट्री में क्या स्थिति है, या पूरे
वर्ल्ड में क्या सिनारियो है, या चूंकि एमपीपीएससी के एग्जाम है तो मध्य प्रदेश के कोई विशेष घटनाएं या विशेष स्थिति को हम यहाँ बता सकते हैं। फिर कारणों को अपन अच्छे से इलॉबरेट कर सकते हैं। फिर निदान को हम अच्छे से इलॉबरेट कर सकते हैं। और सुझाव, तो सुझाव में हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिनको हमको डील करना है इससे। ठीक। अब चूंकि साइबर ये अपराध थोड़ा सा इस तरह की चीज है जिसमें कोटेशन लिखना बड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे कई बच्चों को कोटेशन में दिक्कत हो सकती है। मानते हो नहीं मानते हो? यस जैसे सर। कि भाई साइबर अपराध में कोटेशन या किसी इंसिडेंट से आप, हो सकता है सामान्यतः लिंक ना करो, ठीक है, तो उसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। आज मैंने टेलीग्राम पे भी एक कोटेशन डाला था, आपने पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है? जी सर। तो उसमें लिखा था कि विश्वास बहाली में 10 को लग जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी, कोई भी गतिविधि, कोई भी पद्धति, मेथड पर विश्वास बहाली में 10 को लग जाते हैं, यानी कि बहुत समय लग जाता है। पर एक घटना मात्र से वह पूरा विश्वास धराशायी हो जाता है। ये कोटेशन था। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि बेटा ये बंद कर लो जितेंद्र पटेल, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि 2000 के आसपास, 2000 वाले दशक में या 2000 के आसपास ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन व्यापार, ऑनलाइन भुगतान में बिल्कुल लोगों को विश्वास ही नहीं था कि यार कैसे ऑनलाइन आ जाएगा, पैसे कहाँ चले जाएंगे, किसको पकड़ेंगे, क्या कंप्लेन करेंगे, इस तरह की चीजें थी। बट आज लगभग 20 सालों में, और 20 सालों से भी कम के समय में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, बिग मार्केट बन गया है या नहीं? तो इस वाले केस स्टडी से या इस वाले इंसिडेंट से भी हम शुरू कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, कि भाई आप मतलब इन जनरल कंप्यूटर से स्टार्ट कर सकते हो, इन जनरल साइबर क्षेत्र से स्टार्ट कर सकते हो। तो एक बहुत इजी एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया जमतारा वाला। जमतारा का जो एग्जाम्पल है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में है जमतारा। झारखंड में। झारखंड में। तो जैसे वेब सीरीज हो सकता है आप में से किसी ने देखी हो, लेकिन देखी भी वेब सीरीज ना होगी तो सुना जरूर होगा इसके बारे में। यस और नो? यस सर। तो यस। हाँ, तो इसके बारे में जब आपने सुना है तो उस इंसिडेंट से भी हम शुरू कर सकते हैं। तो जमतारा भी एक सही एग्जाम्पल है अपने पास कि हम जमतारा से भी ये शुरू कर सकते हैं। सर प्लीज एक बार बता दीजिए, हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है। जमतारा में क्या थे कि भाई देख, जैसे बेरोजगार गांवों में, गांव है, गांव में बेरोजगार लोग, युवाओं का समूह था। वो बेरोजगार युवाओं के समूह या वो जो भी बच्चे थे, उन्होंने क्या किया कि फोन रिकॉर्ड्स निकालना शुरू किया। अब ये नहीं पता कि वो बैंकों के कोलैबोरेशन से शुरू किया या कहीं किसी प्लेटफॉर्म से शुरू किया, पर उन्होंने मोबाइल नंबर निकालना शुरू किए जिनके बैंक अकाउंट्स में ठीक ठाक पैसे थे, और उनको आवाज बदल बदल के और कोई भी प्रलोभन दे दे के और उनके खाते में से ऑनलाइन पैसे निकालना शुरू किया या ऑनलाइन पैसे डलवाना शुरू किया। तो इस तरह से उनकी आय, मतलब वो इस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड करने लगे। तो जमतारा का बहुत संक्षेप में ये है। ठीक है, तो जमतारा से भी शुरू कर सकते हैं कि एक संगठित ऑनलाइन फ्रॉड शुरू हुआ और जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया। ठीक, तो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, इन सब में ये घटनाएं थोड़ी सी बड़ी, मतलब थोड़ी सी बहुत, मतलब बहुत बड़ी बाधा है और लोग विश्वास करने में आज भी हिचकते हैं। तीसरा,
जैसे एक तो ये हो गया ऑनलाइन फ्रॉड का, एक जमतारा हो गया। तीसरा जैसे मान लो कोई भी, जैसे अपन साइबर से शुरू कर सकते हैं, साइबर है ना, जैसे मतलब कई बार आर्टिकल्स में आया है कि अब युद्ध के 5 क्षेत्र बन गए हैं, है ना। ये जैसे युद्ध के जो कंसर्न क्षेत्र थे वो 5 हो गए हैं। पहला था थल यानी लैंड, दूसरा था आकाश यानी कि स्काई, तीसरा था जल यानी कि नेवी, और फोर्थ आया है अभी साइबर, और फिफ्थ आया है स्पेस। तो फोर्थ है साइबर और फिफ्थ आया है स्पेस, अंतरिक्ष। तो यानी कि साइबर क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र के रूप में या महत्वपूर्ण सुरक्षा के क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो यानी कि ये एक ऐसा क्षेत्र उभर कर सामने आया है जहां अपराधों की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। अपराध बहुत बड़े स्तर के यहाँ पर हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज थर्ड एग्जाम्पल, है या नहीं थर्ड एग्जाम्पल? तो यस सर। पहला आपने कंपैरिजन बता दिया कि साहब 1 दशक में कितना ज्यादा हो गया है ना। 1 दशक में बहुत ज्यादा डिजिटल मंच बढ़ गया है, ये आपने पहला बता दिया। दूसरा आपने जमतारा से शुरू कर दिया। तीसरा आपने स्पेस के को एक क्षेत्र के रूप में बता दिया कि स्पेस का किस तरह से महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये आपने इसमें बता दिया। ठीक, अब फोर्थ, इन तीनों में कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, ये तीनों में कोई दिक्कत अपने को नहीं। अगर ये कैसे उल्टा हो जाए तो अब फोर्थ लेते हैं। जैसे फोर्थ एग्जांपल जो हम शुरू कर सकते हैं वो है इजराइल वाला केस, इजराइल और हमास वाला केस। देखो, इजराइल और हमास, इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम वर्ल्ड में बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, हमने इनसे कई चीजें ली हैं, और हाई टेक जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं, हाई टेक जो सिस्टम है वो हमने इनसे लिया है। जैसे एक हॉकआई या एक अपन ने इनसे लिया था जिसको जो आकाश में तैरने वाला या आकाश में उड़ने वाला रडार था, है ना। और मैंने बहुत पहले पढ़ा था I-76 विमान था, I-70 या I-76, किसका, रशिया का, है ना। उससे अपन ने उस पर इसको प्लांट किया था। ठीक, तो ये यहां हम लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इजराइल वाला अपन ले सकते हैं क्योंकि इजरायली बॉर्डर पर इस तरह के हाई इक्विपमेंट्स तैनात किए गए थे। हमास ने बहुत अच्छे से स्टडी करते हुए पहले इस साइबर इंफ्रा को उड़ाया उसने, जो भी उनकी क्रिटिकल साइबर इंफ्रा या लॉजिस्टिक था उसको उन्होंने पहले उड़ाया। कौन बताएगा इंफ्रा और लॉजिस्टिक में क्या अंतर है, जल्दी। सर लॉजिस्टिक में जो अपनी भौतिक वस्तुएं आती हैं वो होगा, और सर इंफ्रा में जो अभौतिक वस्तुएं आएंगी वो होगा। और कोई? सर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक एमिनिटीज। सर लॉजिस्टिक मतलब पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ जो सर्विस तक जाने में तो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कॉस्ट आता है सर, वो जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट होते हैं तो। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्री प्रोडक्शन कंपोनेंट है और लॉजिस्टिक्स जो है वो एक पोस्ट प्रोडक्शन कंपोनेंट है। जैसे सर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अगर हम किसी भी चीज की प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो बेसिक कम्युनिटीज है वो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करते हैं, पर पोस्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन होने के बाद जहां से हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहां से राइट टू द कंज्यूमर वो पहुंचे,
तो दैट कम्स अराउंड लॉजिस्टिक्स। सर जैसे निर्वाचन के लिए ईवीएम हो जाएगा, ईवीएम को रखने का लॉजिस्टिक हो जाएगा सर, और वो जो उसकी पूरी व्यवस्था होगी ये इंफ्रा में आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। जैसे इंफ्रा हो गया बेसिक, मतलब फाउंडेशंस और ये सब, जैसे रोड इंफ्रा है, पर उस पर किस तरह की मशीन्स चल रही हैं, है ना, किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, ये लॉजिस्टिक है। जैसे फॉर एग्जांपल पोर्ट है ना, पोर्ट डेवलपमेंट करना इंफ्रा में है, और वहाँ किस तरह की क्रेन्स हैं, किस तरह के मशीनें हैं जो उस पोर्ट को संचालित करती हैं, वो लॉजिस्टिक। तो इंफ्रा और लॉजिस्टिक दोनों साथ में चीजें आती हैं। तो ये हम एग्जांपल दे सकते हैं कि इजराइल जो कि इतना इतना हाईटेक वॉरफेयर रखता था, इतना हाईटेक साइबर इंफ्रा रखता था, उसका वो धराशायी हो गया पूरा। और हमास जो कि उससे बहुत कम कैपेबल था, एक टेरर ग्रुप है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है कंपेयर टू इजराइल, वो इतना बड़ा हमला करने में सफल रहा। तो ये साइबर सिक्योरिटी का अपन यहाँ पर एक चीज ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल आता है एआई से, आप देख सकते थे, ठीक है, क्योंकि एआई के बारे में अब भी बहुत विवाद है। कोई लोग बोलते हैं कि ये, सर हाँ जी, सर इजराइल से सबसे ज्यादा फेमस जो पिछले 2-3 साल पहले था वो था पेगासस, और वो स्पाईवेयर ही था, तो वो उससे भी अपन रिलेट कर सकते हैं कि मतलब दो, इजराइल हमेशा न्यूज में इसीलिए रहता है क्योंकि उसके साइबर सिक्योरिटी के लिए वो रहता है, पर ये दो चीजें ऐसी थी कि उसकी इमेज के ऊपर एक टार्निशिंग हुई है, एक पेगासस से और एक ये लेटेस्ट इससे। कुछ नहीं, पेगासस, रैनसमवेयर, है ना, स्टक्स नेट, ये बहुत सारे हैं। तो वायरस की और या साइबर अटैक की अभी अपन ने उस तरह से बात नहीं की। तो अब अपन एआई को ले सकते हैं। एआई में भी आज अपन कंफ्यूज हैं, है ना, मतलब बहुत आगे बढ़ रहे हैं अपन, लेकिन फिर भी कंफ्यूज तो हैं। जैसे इजराइल में आपने अगर अभी न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो इजराइल ने बॉर्डर पे इस तरह की गन मशीन्स तैनात कर रखी थी जो एआई बेस्ड है, मतलब ऑटोमेटेड है, कि वो टारगेट को आइडेंटिफाई करेंगी, देखेंगी कि ये टारगेट हार्मफुल है और अपने आप गोलियां चलने लगेंगी। तो ये भी बहुत बड़ा हार्मफुल है। यस सर, आयरन डोम मिसाइल बोलते हैं जहां तक उसको। आयरन डोम मिसाइल तो अलग है बेटा। आयरन डोम मिसाइल ये है कि भाई जैसे कोई मिसाइल आई, है ना, तो वो स्वचालित रूप से उसको ट्रैक करेगी और मार गिराएगी। ये तो बहुत लोगों के पास है, जैसे यूएसए के पास है, द्विस्तरीय अपन लोग भी हैं, है ना। पर बॉर्डर पे गन्स प्लांट करना ना, मतलब बॉर्डर पे अनमैन्ड गन प्लांट करना, और जैसे जैसे भी कोई व्यक्ति बॉर्डर पे आ रहा है या इस तरह का खतरा देगा, तो वो टारगेट करके उसको अपने आप मारने लगेंगे, अपने आप चलने लगेंगे। तो इस तरह का ये भी बहुत लीथल वेपन है। यस, है ना, कि भाई जैसे मान लो इनको, अगर मान लो इस गन का कंट्रोल या इसके साइबर जो भी रिलेटेड चीजें, अगर वो दुश्मन कंट्रोल कर ले और इनका टारगेट उधर की बजाय इधर कर दे, तो ये बहुत हानिकारक भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की भी चीजें हैं। तो एआई का भी अपन बोल सकते हैं, एआई भी एक चैलेंजिंग है। ठीक है, तो इन सब एग्जाम्पल में से किसी से भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक सिक्स्थ डार्क नेट है। डार्क नेट, कि भाई आज लगभग 80-85% प्लस चीजें डार्क नेट से संचालित हो रही। ठीक है, डार्क नेट से संचालित हो रही है कि मतलब वहां पर ऐसा किया जा रहा है कि वहां पर हर तरह की इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं डार्क नेट पर, और उसे ट्रैक करना, उसे मॉनिटर करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो बार बार अपनी लोकेशंस और ये सब बदलता रहता है। ठीक है, जो भी ब्राउजर और जो भी सिस्टम उसमें यूज होता है वो, तो डार्क नेट का अपन बोल सकते हैं। तो स्टार्ट अपन इनमें से कहीं से भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में कोई इशू है। सर ये डार्क नेट को भी थोड़ा बता दीजिए एक बार। डार्क नेट तो बेटा ये, जैसे मान लो दो तरह का मतलब इंटरनेट स्पेस को दो तरह का बांटा गया है। एक अपन जो यूज करते हैं, और एक वो जो ट्रैकेबल नहीं है। ठीक है, ट्रैकेबल नहीं है, जैसे वो डार्क नेट में उसके लिए कुछ अलग ही वेब ब्राउजर होते हैं, है ना, वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। अगर आप डार्क नेट पे आप जाते हो तो आपकी पूरी
पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां गैदर की जा सकती है। आज सभी तरह की इलीगल गतिविधियां, जैसे चाहे हथियारों की स्मगलिंग होगी, चाहे मादक पदार्थों की स्मगलिंग होगी, चाहे प्रोस्टिट्यूशन, जिस तरह का नेटवर्क है ना, वो इन सबके माध्यम से चल रहा है। ठीक है, तो डार्क नेट इस तरह का वेब नेट है जो जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, जहां पर लोगों को या जो ऑपरेटर है उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, उस बंदे की पहचान, उस कंपनी की पहचान नहीं की जा सकती। इलीगल गतिविधियों में ये पूरा ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या क्लियर है अपना? इंट्रो इनमें से एक में से नहीं कर सकते अपन, या जो भी कोई आपके पास अलग वो हो तो उसमें से, पर इंट्रो के लिए इनमें से कर सकते हैं। एआई हो गया, साइबर स्पेस हो गया कि भाई ये 5th वार जोन बना है, ठीक है। फिर डार्क नेट हो गया, इजराइल वाला घटना होगी, या जितने भी अभी वायरस अटैक आए थे, पेगासस, स्टक्सनेट, रैंसमवेयर, ये सब हो गया, है ना। और अभी साइबर की ग्रोथ होगी, जो मैंने बताया था कि 2000 से लेके वर्तमान तक इस तरह का साइबर ग्रो किया है। तो इंट्रोडक्शन इनमें से एक पे अपन कर सकते हैं। यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। इसमें से कोई सा भी ठीक साइबर रहेगा। में इंट्रोडक्शन हम इनमें से एक पॉइंट अपन ले लें आराम से, निश्चित होके, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये अपना हो गया साइबर वाला। सर किसी कहानी से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी कहानी से। तो मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि इस तरह से अपन इन घटनाओं को भी ले सकते हैं, बस। बिल्कुल किसी भी कहानी से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। जो जमतारा भी अपन ने उसमें डिस्कस किया है, जमतारा। जी। ठीक है, अब आते हैं मेन बॉडी पर। मेन बॉडी में पहली चीज आ जाएगी, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। पहली आएगी साइबर सुरक्षा क्या है। तो इसमें दो डेफिनेशन अपन देखेंगे, साइबर क्या है और साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर क्या है और साइबर सुरक्षा क्या है, ये। फिर इसके घटक क्या क्या है, कंपोनेंट अपन ने बता दिया। अभी स्थिति क्या है, तो कहीं भी कोई डेटा आपके पास हो, है ना, कि भाई जैसे मान लो इसमें, मतलब जैसे मैंने कुछ पढ़ा था कि 10 में से लगभग 7 कंप्यूटर इंडिया में इन्फेक्टेड है या किसी भी प्रोटेक्शन से लेस है ना। फिर जैसे ये आप एग्जांपल की डार्क नेट लगभग 90%, है ना, 80-90% वेब ट्रैफिक को हैंडल करता है। ठीक है, तो इस तरह का। फिर आप, अगर आपने इंट्रो वहां से स्टार्ट नहीं किया, तो वायरस अटैक की, मतलब उसमें था बहुत सारा कि प्रति घंटे हम कितने वायरस अटैक का सामना करते हैं। ये डेटा आपको आराम से मिल जाएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ उसको। ठीक है, फिर मतलब जैसे कितना लॉस, है ना, साइबर क्राइम से कितना लॉस है, वो अपन बोल सकते हैं। फिर यहाँ अपन बोल सकते हैं प्रकार, टाइप्स, कि साइबर अपराध के टाइप क्या है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस कैसे कैसे हैं, आर्थिक अपराध कैसे हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर इश्यू कैसे हैं। ठीक है, फिर जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस में कि किसी के खाते से पैसे गायब किए। ठीक है, फिर जैसे कुछ इस तरह का करेंसी चला रहे हैं, फेक करेंसी, है ना, सट्टे चला रहे हैं, इस तरह की चीजें, है ना। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जैसे जो अपराध, जो दंगे और इन सब में जो मोबिलाइज किया जाता है चीजों को, है ना, सांप्रदायिक दंगों में या कहीं पर अशांति फैलाने में, अफवाह फैलाने में, जो चीजें, फेक न्यूज और पेड न्यूज भी लिख फेक सकते हैं। न्यूज, पेड न्यूज, सर सोशल मीडिया भी लिख सकते हैं इसमें। सोशल मीडिया का अपन लिख सकते हैं कि उसका सही रेगुलेशन नहीं है, तो उस तरह की चीज अपन यहाँ बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अपन बोल सकते हैं, ये हो गया। फिर अपन बोल सकते हैं जैसे
कई व्यक्तिगत अपराध है ना, या निजता का उल्लंघन, तो इसमें साइबर बुलिंग होगी, है ना। मतलब कोई उसका प्रोफाइल का गलत यूज हो गया, फोटो का गलत यूज हो गया, है ना, इस तरह की भी चीजें हैं। ऑनलाइन में जैसे ब्लैकमेल करना, ठीक है, ऑनलाइन ठगी और ये सब चीजें, तो ये किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना। फिर कई जो एड कंपनीज हैं या कई जो ऑनलाइन कंपनीज हैं वो भी आपकी इंफॉर्मेशन को चुराती हैं, तो वो भी दिक्कत हो गया। फिर इलेक्शन में, जैसे यूएसए के इलेक्शन में वो लगा था, इस तरह का क्लेम किया गया था कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को क्या किया गया था, मतलब एक लोगों को उनकी मत, उनका एक निश्चित पार्टी या निश्चित कैंडिडेट के लिए उन लोगों को मोटिवेट किया गया था, उनका माइंड मेकअप किया गया था। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर और रहेगा टाइप। सर टूल किट वाला जो विवाद हुआ था, जी बेटा। टूल किट वाला सर, जो एक आंदोलन वगैरह हुए थे उस समय, टूल किट। कौन सा वाला? सर सीए के टाइम पे सर टूल किट चर्चा में था सर। अच्छा अच्छा, ये मतलब वो जो सिटीजन वाला जो था। यस सर, उस टाइम पे जो दंगे हुए थे उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि विदेश से कुछ टूल किट मिले हैं इंडिया में ऐसे लोगों को, दंगाइयों को। फिर जैसे ईरान, जैसे स्टक्स नेट है ना, वो ईरान पे हुआ था। रैनसमवेयर, आपको बात करता हूं मैं। तो जैसे पहला हो गया क्या, दोबारा देखो आप क्या। दूसरे हो गए इसके कंपोनेंट। कंपोनेंट में साइबर अपराध में कई सारे आ गए ना, नेटवर्क आ गए, ट्रेंड पीपल आ गए, है ना। फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई। फिर आपकी जो फायरवॉल या जो भी सिक्योरिटी के लिए चीजें लगी हुई हैं वो आ गया। फिर सिचुएशन आ गया तीसरा, कि स्थिति क्या है। फिर टाइप आ गया फोर्थ, कि प्रकार क्या है। तो इन चार चीजों को अपन क्रम से लिखेंगे, इन चार चीजों में कोई दिक्कत है? ठीक है, प्रकार आ गया। अब आते हैं अपन कि कारण क्या है, कॉजेज क्या है, कारण क्या है। तो कारण हम बहुत सारे इसमें लिख सकते हैं, तो कारणों को अपन यहाँ व्याख्या करेंगे। तो कारण पहला, तो लोगों में जागरूकता या अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, अवेयर ही नहीं है लोग, डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, किस तरह का आप जैसे मतलब स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, या किस तरह का, मतलब बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं ना, तो उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात, कई प्लेटफॉर्म है जो सिक्योर नहीं है ना, और इन कंपनियों की भी ये भी लाइबिलिटी नहीं तय की गई है, या इनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की गई है। जैसे कैसे बोला गया है कि आपने वो देखा होगा, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसमें जो निर्मित कर रहा है इनको, उसकी जवाबदारी है कि वो खराब इक्विपमेंट्स को ले। तो ऐसे ही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया वाले, उनकी जवाबदारी भी होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी बैंक में मेरा अकाउंट है ना, किसी बैंक में मेरा अकाउंट है, उस बैंक में तो वो बैंक भी तो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है वो बैंक भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और इस तरह का प्रोसेस डिसाइड होना चाहिए जिसमें कोई भी पेमेंट में उस बैंक का भी रोल रहे, वो भी देखे कि पेमेंट सिक्योर है या नहीं, और वो वार्न करे, फोन करके उसको आगाह करे, इस तरह की चीजें। या जितने भी ये ऑनलाइन वैलेट है ना, ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, निबंध में बिल्कुल रूपरेखा बनानी चाहिए, बिल्कुल निबंध में रूपरेखा बनानी चाहिए, पूरी फ्रेमिंग करनी चाहिए निबंध में। ठीक है, तो ये हो गया, जागरूकता हो गया, है ना। दूसरा हो गया उन प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी, है ना। जैसे मान लो अभी ऐसा हो जाए कि बैंक
बैंक ही रेस्पॉन्सिबल रहे किसी फ्रॉड के लिए, है ना, तो फिर बैंक एकदम हर पेमेंट को सिक्योर करेगी और बैंक ये प्रोसेस डाल देगी कि भाई आप रिक्वेस्ट दीजिए पेमेंट की, सब चीजें आप फुलफिल कर दीजिए, फिर एक बीच में 10 मिनट 15 मिनट का बैंक वो ले ले, क्या प्रोसेसिंग टाइम, उसमें बैंक सब इंश्योर कर ले, सब चेक कर ले। तो ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बैंक को तो प्रोफाइल पता होगी ना भाई कि किस नंबर में या किन नंबर से या इस बंदे की जो प्रोफाइल है उसमें किस तरह का फ्रॉड ये बंदा कर रहा है। जैसे अपने ट्रू कॉलर पे नहीं आ जाता फ्रॉड कॉल, स्पैम, इस तरह से लिखा जाता है। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि बैंक और इन सब ने इतने R&D में इतना इन्वेस्ट नहीं किया है या उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं है, R&D नहीं है, तो वो किसी ऐसी कंपनियों से टाई अप करें, उसमें क्या दिक्कत है। पर बैंक इंश्योर करें जब अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इतना होने लगा है, ठीक है। फिर हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है। इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे एक CERT सर्ट इन है जो 24/7 निगरानी रखता है। ऐसे NPCRP कुछ ऐसा है, नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर करके कुछ है, NPCIR कुछ इस तरह का इंस्टीट्यूशंस है। तो इन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत, मतलब ऐसे लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस है अपने, है ना, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम या सेंट्रलाइज वैसा नहीं है कि भाई वहां आके सब चीजें चेक हो, है ना, प्राइवेट का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। हमारे जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम और ये सब, वो उतनी ट्रेंड नहीं है, चाहे पुलिस की ले लो चाहे किसी की भी ले लो। तो ये सब चीजें कारण हमको लिखना चाहिए। सर और डिजिटल निरक्षरता करके भी एक ट्रेंड मतलब बिल्कुल डिजिटल इलिटरेसी एकदम बहुत ही अच्छा पॉइंट है, राइट। डिजिटल इलिटरेसी एकदम सही पॉइंट है, डिजिटल इलिटरेसी। क्योंकि सर जो बुजुर्ग रहते हैं और जो प्रौढ़ रहते हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं मतलब डिजिटल डिवाइस यूज करने के लिए, बिल्कुल आत्मसात नहीं कर पाते वो। बिल्कुल। और जैसे कई केस तो ऐसे आए कि वो जो कारों के सामने RFID लिखा रहता है ना, वो फास्टैग, उससे जैसे कार खड़ी है तो उसमें वो चोर मशीन लाके और उसको स्कैन करके और उसमें से कुछ पैसा कट करके ले गए हैं, इस तरह की भी चीजें हो रही है। तो ये इस तरह की भी फ्रॉड को रोकना चाहिए। तो यहाँ हम कारण बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब आएगा निदान। निदान तो जो कारण है क्या उन्हीं से रिलेटेड निदान नहीं आएंगे, जल्दी बताओ। यस सर। जैसे जिस ऑर्डर में हमने कारण बताया है उसी ऑर्डर में निदान भी आएंगे। मान लो अपन ने बोला है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेंड नहीं है तो हमको ट्रेनिंग की बात करनी पड़ेगी। हमने कहा कि हमारे पास इंफ्रा नहीं है तो हमको इंफ्रा डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमको यहाँ पर बोलनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो वो ये चीजें हमको यहाँ पर जिस तरह से हमने कारण लिखे हैं उसी तरह से प्राइवेट पार्टीज, तो प्राइवेट पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट की बात अपन को करनी पड़ेगी, राइट और रॉन्ग। राइट है यस सर। सर। ठीक है, तो ये सब जी चीजें आपको यहाँ कारण निदान डिटेल में बताने पड़ेंगे। इनिशिएटिव्स, आप ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात कर सकते हैं, है ना, आप अकेडमीज के इन्वॉल्वमेंट की बात कर सकते हैं, जैसे IITs हो गए, कुछ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट हो गए जो IT में रिसर्च कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूट्स की आप बात कर सकते हो। उनको इन्वॉल्व करना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में या चीजें बनाने में कि भाई किस तरह से हम किस तरह से सिक्योर इंफ्रा बना सकते हैं, वो चीजें हमको करनी चाहिए। तो ये निदान की हम बात करेंगे। अगला जो रहेगा वो कंक्लूजन रहेगा निदान के बाद, और निष्कर्ष अपन क्या लिखेंगे कि भाई डिजिटल या साइबर फ्यूचर है ना, फ्यूचर है और बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें।
और इसका जो कवरेज है वो इतना ज्यादा है कि हम पीछे नहीं हट सकते, है ना। इसका कवरेज इतना ज्यादा है हर क्षेत्र में कि हम इससे पीछे नहीं हट सकते। तो सिर्फ एकमात्र ऑप्शन अपने पास बचा है कि इसे सिक्योर किया जाए, इसे सिक्योर किया जाए। ठीक है, ये एकमात्र तरीका है। सर अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ है सर, उस पर भी कुछ इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं सर, उनको डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन बिल सर, तो सर इंग्लिश मीडियम वाले जैसे हम लोग सर रहते तो उनको प्रॉब्लम ये रहती है कि ज्यादातर इन खासकर साइंस वाले जो टर्म्स रहते हैं वो सर इंग्लिश में ही आते हैं। तो सर फिर उनको हिंदी में कितना लिख सकते हैं हम इंग्लिश टर्म को हिंदी बना के सर निबंध में? खूब लिख सकते हो, खूब। जैसे यूपीएससी में 85th रैंक वाले की कॉपी आप देखना, हिंदी मीडियम से है वो। उन्होंने ये भी इस तरह से भी लिखा है कि इससे संबंधित, जैसे इससे संबंधित एक्ट हाल जल्दी ही पास किया जाए। तो देखो, एक्ट को इंग्लिश में लिख दिया इस तरह से। हालांकि मतलब एमपीपीएससी थोड़ा सा देखता है इस चीज को, लेकिन फिर भी आप खूब टर्म्स तो खूब ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, जहां तक एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं वो एक्सेप्टेबल। और अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है इंक्लूडिंग एग्जामिनर प्योर हिंदी कि भाई एकदम शुद्ध हिंदी पढ़ना चाहता हो, यही नहीं, बहुत रेयर है शुद्ध हिंदी। इंग्लिश के वर्ड देवनागरी में लिख सकते हैं सर? देवनागरी में तो लिख दे तो बहुत ही अच्छा, पर इंग्लिश में लिख दे तब भी चलेगा। जी सर। ठीक है, तो कंक्लूजन का हमारा इसमें जो स्टैंड है वो इस तरह का स्टैंड रहेगा कि भाई इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। ठीक है, पीछे नहीं हटा जा सकता, बिकॉज साइबर इज ए फ्यूचर, साइबर इज ए फ्यूचर। तो क्या करना पड़ेगा फिर यही करना पड़ेगा कि हमें इसको सिक्योर बनाना पड़ेगा, है ना, सिक्योर। और उसके लिए कोलैबोरेशन है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, R&D है, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट है, इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करना पड़ेगा, इंफ्रा डेवलप करनी पड़ेगी, इस तरह की चीजें। सर्वर्स हमारे यहाँ रखने पड़ेंगे। सर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर अभी भी हम फॉरेन कंट्रीज पे और इनकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी को वो करता है। तो सर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हम जितनी ज्यादा डेवलप करें उससे कम किया जा सकता है। बिल्कुल, स्वदेशी तकनीक का अपन आराम से बोल सकते हैं, स्वदेशी तकनीक का आराम से बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो इस वे में जी जी बताएं। सर सुपर कंप्यूटर के का भी एक पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। बिल्कुल, सब आएगा, सुपर कंप्यूटर, है ना, डिजिटल लिटरेसी, लिटरेसी, है ना, साइबर पॉलिसी, IT एक्ट, सब आएगा, सब। बिटकॉइन सर? बिटकॉइंस की बात आएगी, इंस्क्रिप्शन की बात आएगी, इंस्क्रिप्शन की बात आएगी, क्रिप्टो करेंसी। हाँ, क्रिप्टो करेंसी, है ना, ये सब आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये सब साइबर से रिलेटेड चीजें पूरी हमको लिखनी है। ड्रोन्स वगैरह आएंगे कि भाई ड्रोन वगैरह भी सर related है जी। सर ऐसे पॉइंट में लिखना है, हाँ, पॉइंट बना बना कर? क्या बोल रहे हो? सर ऐसे में पॉइंट बना बना कर लिखना है क्या? हाँ, लिख सकते हो, पर लिख सकते हो पॉइंट बना जी के, लेकिन पैरा प्रेफरेबल है, पैरा प्रेफरेबल है, जी पैराग्राफ, क्योंकि इसमें थोड़ा जी इलोबरेटेड सर। में लिखना पड़ता है ना। तो आप 3-4 जी लाइन का आपका पॉइंट आएगा, इससे बढ़िया आप पैरा बना दें। जी सर। पॉइंट फॉर्मेट कहाँ काम आता है, जहाँ तो आपको संक्षेप में लिखना है, जैसे इस तरह के एक एक लाइन के पॉइंट बनाने। हाँ राकेश दावर, क्या बोल जी रहे हो सर। राकेश? तो जैसे इस तरह का जहां पर आ रहा है वहां पॉइंट फॉर्मेट ठीक है, पर मान लो 4 लाइन का पॉइंट बन रहा है तो इससे बढ़िया पैरा ही कर दो।
ठीक है, सब फ्लो चार्ट बना सकते हैं इसमें क्या? बिल्कुल बना सकते हो फ्लो चार्ट। अगर कोई सूटेबल है, कोई चीजें अपन को दिखाने में फायदा मिल रहा है तो आप बना सकते हो। आप मैप बना सकते हो जहां आपको लग रहा है कि ये वाला जोन साइबर में ज्यादा दिक्कत वाला है, या यहाँ साइबर अपराध ज्यादा आ रहे हैं, है ना, उस तरह का तो मैप बना सकते हो। फ्लो ऐसे इस तरह का चार्ट बना सकते हो। कोई फ्लो चार्ट आपको बनाना है कि भाई डिजिटल सिक्योरिटी आएगी, उससे लोगों में ट्रस्ट बढ़ेगा, उससे डिजिटल गतिविधियां बढ़ेगी, उससे लागत कम होगी, उससे आय इनकम बढ़ेगी, मुनाफा बढ़ेगा, या ब्लैक मनी कम होगा, और उससे फिर डिजिटल सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट किया जाएगा, फिर डिजिटल। तो इस तरह का चक्र बना सकते हो, साइकिल बना सकते हो आप कर सकते हो, है ना, जहां आपको जो सूटेबल है। पर ज्यादातर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फ्लो में लिखें और अपने विचार लिखें, फ्लो में लिखें और अपने विचार लिखें। जी बताएं। हेडिंग बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल हेडिंग लिख सकते हो। जैसे इस वाले को साइबर, उसमें क्या लिख सकते थे, आखिर साइबर अपराध क्या है, ये हेडिंग होती, है ना। नहीं, साइबर क्या है, फिर साइबर अपराध क्या है, फिर साइबर अपराध की स्थिति, फिर क्यों साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, फिर इसमें आम आदमी की क्या भूमिका, फिर इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, फिर कोई देश या कोई संस्था जो जीरो हो साइबर अपराध में, या उन्होंने साइबर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा हो, तो इस तरह के हेडिंग्स में भी ऐसे को तोड़ सकते हैं, है ना। कोटेशन से हेडिंग बना सकते हैं, कोटेशन से, कि साइबर अब एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। फिर जनरल पेपर जैसा तो नहीं हो जाएगा फिर? है? जनरल पेपर जैसा तो नहीं हो जाएगा दूसरे पेपर जनरल जैसा? पेपर जैसा क्यों होगा, क्योंकि अपन इतनी डायमेंशन खोल रहे हैं, तो जनरल पेपर जैसा क्यों होगा। हाँ, आप पॉइंट अवॉइड कीजिए, उसमें एनालिसिस टाइप लिखिए, जी जी। ठीक है, जनरल पेपर जैसा कुछ नहीं होगा। सर रूपरेखा को निबंध के उत्तर में लिखा जाता है या उसे अलग से नहीं, सिर्फ अलग पॉइंट से, डिजाइन करने के लिए? अलग से रफ में पीछे रूपरेखा हो, यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता, ऐसा इंट्रो लिखा जाता है, मतलब इंट्रो में भी भूमिका हेडिंग नहीं डाली जाती है, सिंपल चालू करेंगे ऐसे। सर तो हेडिंग्स डालना ज्यादा बेटर रहेगा या डायरेक्ट पैराग्राफ में, क्योंकि मोस्टली पैराग्राफ्स में ही मिलता है निबंध सर? हाँ, तो पैराग्राफ ही ज्यादा सुटेबल है, पर अगर आपके पास हेडिंग अट्रैक्टिव है ना, आकर्षक जी हेडिंग, सर। जिससे वो हेडिंग पढ़ के और पढ़ने की रुचि बने, तो हेडिंग में लिख सकते हो। ओके सर। पर अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे कोई कोटेशन हो गया, कोई आपने बीच में कॉन्सेप्ट सोचा, वो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है सर। जैसे मान लो, जैसे क्या साइबर या इंटरनेट को मूल अधिकार घोषित कर देना चाहिए, इस तरह की, तो फिर पढ़ने का मन करेगा, है ना, जी सर। भाई इसमें क्या इसने आर्गुमेंट किया है, उस तरह का।